हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज 10th क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पहले आप उसको देख लीजिए। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में हमें लिखने हैं। तो 3 के उत्तर देने हैं, लेकिन इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहादुर कहानी में निर्मला किस प्रकार दूसरे के दबाव में आकर अपने नौकर के प्रति बदल गई, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। जो निर्मला थी हमारी, वो अपने नौकर के प्रति किस प्रकार बदल गई, अपने मतलब बाहर के समाज के कहने पे। नौकर कौन था उसके, निर्मला का बहादुर। जो बहादुर एक छोटा सा बच्चा था, उसके प्रति उसका व्यवहार जो है अचानक से कैसे चेंज हो गया। पहले जो निर्मला थी वो बहादुर को अच्छे से खाना पीना देती थी, अपने बेटे की तरह रखती थी। लेकिन जब उसकी पड़ोसन ने एक दिन उससे कहा था कि अगर आप नौकरों को प्यार देंगी और उसे महीन महीन रोटियाँ खिलाएंगी तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी। महीन महीन रोटी का मतलब था कि अपने हाथों से बनाई बनाई मुलायम मुलायम रोटियाँ खिलाएंगी तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्हें अपने आप बनाने दीजिए। तो इसलिए एक दिन निर्मला ने क्या करा था, अपने पूरे घर की रोटियां बना ली थी और बहादुर को कहा कि तुम अपनी अलग रोटियां बनाओ। इसको देख के बहादुर को अपनी माँ की याद आ गई थी। तो इसके अंदर यही है, निर्मला ने, एक मोहल्ले की औरत ने उसे कहा था कि तुम बहादुर को बोलो कि वह अपनी रोटियां खुद बनाए। खुद बनाने के लिए उससे बोला। इसी चक्कर में अगर आप उसको महीन रोटियां खिलाओगी, ये लिखा है ना महीन रोटियां, महीन रोटी का मतलब है पतली पतली रोटियां खिलाओगी तो उसकी आदत पड़ जाएगी और उसकी आदत खराब हो जाएगी उन रोटियों को खाने के लिए। इसलिए मतलब कि निर्मला का व्यवहार बदल गया था। अपनी पड़ोसन की एक औरत ने उससे कहा था कि उसे वो खुद बनाने दो उसकी रोटियां। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में से एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। लेखक ने मिर्जा और मीर के चरित्र पर एक ऐसा व्यंग क्यों किया है, शतरंज की खिलाड़ी कहानी के आधार पर बताना है। ये कौन सी कहानी से लिया गया है, शतरंज की खिलाड़ी से लिया गया है। इसमें हमें मीर और मिर्जा के जो चरित्र पे जो व्यंग किया गया है, क्या व्यंग किया गया है कि जिन दोनों बादशाहों ने अपने वाजिद अली शाह को बचाने के लिए, उनके आंखों से आंसू नहीं निकले, उन दोनों ने शतरंज के वजीर को बचाने के लिए अपनी दोनों की हत्या कर दी। उसमें उन्होंने व्यंग किया, उन्होंने ये बताया है कि जो मीर और मिर्जा थे काफ़ी बुद्धिमान और मतलब कि शक्तिशाली लोग थे ये दोनों, मीर और मिर्जा। लेकिन इन दोनों ने कभी भी अपनी शहर, अपने देश के लिए मतलब कि रक्षा ना करके ये दोनों विलासी हो गए थे। यहाँ पे उन्होंने यही कहा है, लेखक ने क्या कहा है कि वो दोनों क्या थे, बुद्धिमानी एवं बहादुर थे वो दोनों। लेकिन वो दोनों कभी भी मतलब कि उन्होंने अपनी समाज की सेवा नहीं की, अपनी प्रजा को नहीं देखा। वो क्या थे, वो दोनों विलासी हो गए थे। उन्होंने प्रजा की भलाई नहीं करी कोई भी। वो दोनों क्या थे, एक बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने वाजिद अली शाह के साथ नहीं जुड़े का मतलब है कि वो दोनों बुद्धिमान थे और शक्तिशाली भी थे। अगर वो वाजिद अली का साथ देते तो उन्हें कभी भी अंग्रेजी जो शासन है, जो अंग्रेजी जो सेना जब आई थी उनके शहर में, लखनऊ शहर में, तो उनको वो कैद करके उन्हें बंदी बना के वो कभी भी नहीं ले जाते। लेकिन वो दोनों क्या हो गए थे, विलासी हो गए। तो शतरंज खेलने में इतने मगन हो चुके थे कि उनकी नज़रों के सामने शाह को ले जाया जा रहा था, उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उनके जो राजा हैं, उनके जो बादशाह हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही व्यंग करा है, किसने, कवि ने करा है, मीर और मिर्जा के चरित्र पर। लखनऊ पर अंग्रेजों शासकों का शासन नहीं हो पाता। अगर ये दोनों एक हो जाते, जब मीर और मिर्जा एक हो जाते, दोनों अलग थे, मतलब जब अकेला आदमी जब किसी से लड़ता है तो वो इतनी ताकत से सामने नहीं कर पाता। लेकिन 2 या 3 जने एक ही जने से अगर लड़ाई करें तो उसको ज़रूर सफलता मिलती है। तो यहाँ पे यही कहा है, किसने, कवि ने कहा है कि ये दोनों मित्र थे। ठीक है, दोनों की शक्तियाँ 1 और 1 11 बन जाती, 1 से क्या बन जाती, 11 बन जाती और ये समाज को मजबूत करती, दोनों मजबूत करती। और वो सामने कौन थे, जो अंग्रेज, उनसे वो जीत पाते और उनका जो बादशाह है वो कभी भी क्या नहीं हो पाता, कैदी नहीं बन पाता अंग्रेजों का। परंतु ये दोनों क्या थे, विलासी हो गए थे। शतरंज का मोह इनके अंदर आ गया था, शतरंज में इतने मगन हो गए थे, इन्होंने कभी भी अपनी मतलब देश के लिए कभी भी रक्षा नहीं करी।
इसी कारण से क्या हो गए, वो आलसी हो गए, उन्होंने देश और समाज में कोई सरोकार नहीं रहा, वो कर्तव्य मुख हो गए, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें अपने समाज के लिए क्या कर्तव्य है, उन्हें कैसे समाज की भलाई करनी है। तो ये सब इसके कारण है, यही व्यंग है जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीर और मिर्जा पे व्यंग क्यों किया गया, इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों क्या हो गए थे, विलासी हो गए थे, शतरंज की मोहमाया में फंस चुके थे, उसमें मगन हो गए थे। उन्होंने अपने देश की रक्षा, अपनी शहर की रक्षा ना करके किसकी रक्षा करी, एक शतरंज के वजीर की रक्षा करी, उसमें ही उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। अगर वो ऐसा ना करके जो उनकी बुद्धि जो वो अपनी शतरंज में लगा रहे थे वो अपने शहर में लगाते, शहर के लिए लगाते, तो वो शायद आज लखनऊ फिर उस समय में मतलब कि कभी गुलाम नहीं बनता अंग्रेजों का। तो नेक्स्ट देखते हैं, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पे बताना है, ये हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ से लिया गया है। तो इसमें क्या यह पूछा गया है, मनुष्य की बर्बरता घटती कहाँ है। बर्बरता मतलब क्या होता है, पशुता, वो कभी घटती ही कहाँ है, वो तो क्या है, बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लेखक ने कहा है। तो नाखून काटने से क्या होता है, पहले ये बताना। नाखून काटने से ये होता है कि हमारी पशुता की जो निशानी है उसे हम खत्म करना चाहते हैं। जो पहले ज़माने में नाखून इसलिए बढ़ाते थे, जो लोग होते थे वो इसलिए नाखून बढ़ाते थे ताकि वो किसी, जैसे मांस मच्छी अगर वो खाते हैं जानवरों का, तो उसे वो नोच सकें और अपनी रक्षा कर सके सामने वाले से। आजकल कभी भी लड़ाई, जब भाई बहन की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को नोच देते ना, वैसे ही पहले क्या होता था, वो जो लोग होते थे वो अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े नाखून रखते थे ताकि वो सामने जो उन पर आक्रमण कर रहे हैं उनको वो खरोंच मार के उन्हें भगा सके। इसलिए पहले अपनी रक्षा के लिए वो नाखून बढ़ाते थे, ठीक है। और इसलिए हो गया नाखून क्यों काटने चाहिए, ताकि वो मतलब कि वो पशुता की निशानी को ना दिखाए हमारे जो नाखून है। तो अब नेक्स्ट क्या पूछा है इसके अंदर, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है। बर्बरता मतलब जो पशुता है वो घटी कहाँ है। हम नाखून तो काट रहे हैं लेकिन आज भी हमारे अंदर क्या है, मनुष्यता नहीं है, क्या है, पशुता है। वो पशुता हमारे बार बार निकल के सामने आ रही है। कैसे सामने आ रही है, जैसे नाखून का उपयोग पहले लोग क्या करते थे, अपनी रक्षा के लिए करते थे। आज नाखून ना होके आज लोगों ने क्या कर लिया, आज बड़े बड़े बम बना लिए हैं, बड़े बड़े घातक हथियारों का निर्माण कर लिया है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, सामने वालों पे आक्रमण कर रहे हैं। पहले लोग नाखून इसलिए बढ़ाते थे रक्षा के लिए, और आज बम क्यों बनाए जा रहे हैं, आज हथियार क्यों बनाए जा रहे हैं, दूसरों पे आक्रमण करने के लिए, उन पे दबदबा करने के लिए, उन पे वर्चस्व कायम करने के लिए बढ़ते हैं। वो क्या है, किसकी याद दिलाते हैं हमें, पशुता की याद दिलाते हैं। लेखक ये कहता है कि नाखून का प्रयोग जो था पहले जमाने में वो रक्षा के लिए किया जाता था, जैसे मैंने आपको बताया रक्षा के लिए किया जाता था। और उस मतलब वही अस्त्र शस्त्र का काम करते थे। जो हथियार का काम कौन करते थे, हमारे नाखून जो होते थे उस समय के, वही अस्त्र और शस्त्र का काम करते थे। मनुष्यता की जो पशुता है वो कभी घटी नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का निर्माण करें, बड़े बड़े घातक हथियारों का निर्माण करें। उसमें हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जो 1945 के अंदर हत्याकांड हुआ था जापान के अंदर, जिसके अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया था। किसने, अमेरिका ने 2 शहर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिए थे। वो हम इस घटना का उदाहरण दिया है लेखक ने 1945 के अंदर। इसी से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 4th है। इसमें क्या है, लेखक मदर टेरेसा से बातचीत करने के उपरांत के बाद क्या होता है, बाद, उनसे बातचीत करने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा, आपकी दृष्टि से इन दीवारों को गिरना क्यों ज़रूरी है। जब लेखक ने मदर टेरेसा से बात कर ली, जब उन्होंने काफ़ी सारी दीवारों के बारे में सोचा, जैसे कि जाति वर्ग की दीवारें, संप्रदाय की दीवारें, भौगोलिक की दीवारें, फौलादी दीवारें, काफ़ी ऐसी सारी दीवारें हैं जो समाज में आज भी स्थापित है। दीवारों का मतलब है कि भेदभाव, जैसे कि आज कैसे होता है भेदभाव, लिंग के आधार पर लड़का लड़की पे भेदभाव किया जाता है, रंग के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस चीज़ संप्रदाय को लेकर भी क्या करा जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेखक ने बताया है कि जैसे मदर टेरेसा फ्रांस की थी और जो क्रिस्ट हाइल थी वो कहाँ की थी, जर्मनी की थी। जर्मनी से द्वितीय विश्व शुरू हुआ था, क्योंकि वहीं से हमारा कौन था, हिटलर था, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था जो क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है ये, कि मतलब कि दोनों फिर भी एक ही नर्सिंग होम में दोनों मिलकर रहती थी, मदर टेरेसा और क्रिस्ट हाइल। क्या उन दोनों का क्या काम था, लोगों की सेवा करना, रोगियों की वो क्या करती थी, सेवा करती थी। उन दोनों का मेन जो काम था वो मानवता की सेवा करना था। तो यहाँ पे लेखक ने यही कहा है कि जो दीवारें हैं, भौगोलिक दीवारें हैं, मजबूत फौलादी दीवारें हैं, जाति वर्ग की दीवारें हैं, उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, उन्हें गिरा देना चाहिए। क्यों गिरा देना चाहिए,
क्योंकि इन सब से क्या होता है, हम कभी भी कल्याण नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी समाज के लोग, अगर हम इस चीज़ को, इन दीवारों को अपने साथ रखते हैं, अगर हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह में अगर हम भेदभाव करते हैं, काले गोरे को लेकर, लड़का लड़की को लेकर अगर हम भेदभाव करते हैं, तो हमारे समाज का कल्याण कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन दीवारों को तोड़ देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है हमारा काव्यांश है, आपठित काव्यांश है। ये निम्नलिखित काव्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसमें जो पूछे गए प्रश्न है, तो इसको जो ये पूरा जो काव्यांश है उसको पढ़ेंगे, फिर इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं इसको क्या ध्यान से। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों का यहाँ पे मतलब क्या है, चुनौतियाँ। क्या मतलब है, चुनौतियाँ। और जो घुमा मतलब जो तूफान है, जो जैसे समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है ना, लहरें बड़ी बड़ी उठने लग जाती हैं और तूफान चलने लग जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, अचानक से बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं हमारे सामने। उनसे हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निज पतवार, पतवार का मतलब क्या होता है, नाव, और नाविक का मतलब क्या होता है, जो नाव चला रहा है, नाव चलाने वाला नाविक, और पतवार मतलब जो उसकी नाव है वो। तो वो इसको ही कह रहा है, मतलब कि यहाँ पे वो बोल रहा है कवि कि नाविक को, जो नाव चला रहा है, उससे बोल रहा है कि अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, उनसे पीछा मत छुड़ाओ, मतलब कि उसको देख के तुम पीछे मत हट जाओ, उस तूफान का सामना करो तुम। इसी तरीके से जैसे हर मनुष्य को अपनी जीवन में आई जो भी चुनौतियाँ, उनसे पीछे हट के या निराश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए डट के। ठीक है, आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ठीक है, सिंधु का मतलब क्या है यहाँ पे, सागर। क्या मतलब है, सागर। विष उगलने का मतलब है जहर उगलना। ठीक है, जहर उगलना मतलब जैसे कि सिंधु मतलब सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी हैं, जैसे लहरों का यौवन मच रहा है। जब लहर जब बड़ी बड़ी उठती हैं तो ऐसे ऐसे वेव की तरह चलती रहती है ना, ऐसी जब हमारी जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं तो काफ़ी हमें वो ऐसा हमें उनसे डर लगने लग जाता है। तो वही कह रहे हैं, हमें उनसे क्या करना, उनसे डरना नहीं है, हमें उनका सामना करना चाहिए। ये कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं। लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सिंधु में, हृदय के अंदर भी मतलब दिल के अंदर भी, और उसके समुद्र के अंदर भी, सिंधु में। ठीक है, मतलब कि सागर के अंदर भी और हमारे हृदय के अंदर साथ में क्या होगा, हमारे अंदर वो उत्साह आया है कि हम उसका सामना करें, उस चुनौती का सामना करें। साथ उठा है ज्वार। ठीक है, साथ उठा है ज्वार मतलब क्या है, उत्साह। इसका मतलब क्या है, उत्साह। हमारे दिल के अंदर और सागर के अंदर साथ में क्या उठा है, उत्साह उठा है, उत्साह ज्वार उठा है कि उससे उन चुनौतियों का सामना करने का। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। वही फिर वही बोल रहे हैं कि तूफानों की ओर यानी चुनौतियों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उनसे, नाविक से कह रहा है कि अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, और मनुष्य से कह रहे हैं कि तुम उनका सामना करने के लिए उनसे डटकर सामने खड़े हो जाओ, उनसे हमें डरना नहीं है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। अंधड़ मतलब क्या है, यहाँ पे आंधी। लहरों के स्वर में बोलो मतलब जिस तरीके से लहर ऊंची ऊंची चल रही है, उसी तरीके से भी हमें उनके सामने डट कर खड़े होना है, उनसे पीछे कभी भी नहीं भागना है, हमें उनसे डट कर वहाँ उनका सामना करना है। अंधड़ में साहस तोलो, वही आंधी के अंदर अपना साहस तोलना है, जो हमारे अंदर जो क्षमता है वो ही हमें वहाँ पे उस आंधी, जो हमारे सामने जो चुनौतियाँ आई हैं, उस वही जब हमारे जीवन में कोई चुनौतियाँ आती हैं, जब अगर हम उनका डटकर सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर की गुण और अपनी क्षमता का पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। ये जीवन भर तो इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने नहीं आती हैं, जीवन में कभी कभी मिलता है तूफानों का प्यार। जब ये तूफान आया है, जब ये चुनौतियाँ आई हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए और अपने गुणों को निखारना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, वही मतलब है अपनी तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह आसीम निज सीमा जाने। आसीम निज सीमा जाने का मतलब कि जो मनुष्य है वो अपनी सीमा जानता है, वो अपनी शक्ति को जानता है, अपनी क्षमता को वो खुद जानता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं और क्या है।
सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। वो मनुष्य अपनी शक्ति और अपने अंदर की क्षमता को भी जानता है, असीम निज सीमा जाने, वह सागर को भी तो पहचानता है। जो मनुष्य है वो सागर को भी पहचानता है, मतलब चुनौतियों को भी पहचानता है कि हाँ चुनौती बहुत बड़ी है, मैं उसका सामना करूंगा। फिर भी मनुष्य जो है फिर भी ये मतलब कि संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हाँ हमें उनका सामना करना है। तो वही मिट्टी के पुतले, मिट्टी का पुतले मतलब है मनुष्य जो है, हम मिट्टी के ही बने हैं। तो वही मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार। वो कवि ये कह रहे हैं कि मानव ने कभी भी हार नहीं मानी है, वो हमेशा हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, हम मिट्टी ही से ही बने, हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे, फिर भी हमने हर चुनौती का, सागर का मतलब यहाँ पे क्या है, हर चुनौती का सामना करा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है, नाविक की पतवार का तूफानों की ओर जाने से क्या होगा। नाविक यानी जो नाव चलाने वाला है, उसकी जो पतवार है, पतवार यानी जो उसकी नाव है, वो अगर तूफानों की ओर घूम जाएगी तो इससे क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया था, अगर वो चुनौतियों का सामना करेगा तो उसके अंदर का साहस, उसके अंदर की क्षमता का पता चलेगा। वही यहाँ पे अगर नाविक की पतवार तूफानों की ओर जाने से क्या पता चलेगा, उसके अंदर कितना साहस है, कितने कठिनाइयों को सहने की क्षमता है, वो सब कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता का पता चलेगा। दृढ़ और त्याग का समावेश होगा, मतलब हम वहाँ जाके ये देख सकते हैं, वहाँ जाके मतलब चुनौतियों का सामना करके हमें ये पता चल सकता है हमारे अंदर कितनी सहन क्षमता है, कितना दृढ़ संकल्प है, कितना त्याग है। ये सब उन कठिनाइयों का सामना करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब इसी का सेकंड देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो जो हमने अभी काव्यांश पढ़ा है उसी के अंदर से पूछा गया। ये सेकंड है, कवि के हृदय और सिंधु में आज क्या समानता है। ऊपर पढ़ा था आज मेरे हृदय और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, मतलब दोनों के अंदर क्या उठा है, साथ में उत्साह उठा है। जैसे तूफान के, जब तूफान आता है तो लहर बहुत ऊंची ऊंची उठने लग जाती है, उसी तरीके से जब हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं तो हमें उसके अंदर, जब बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है तो हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर एक उत्साह उठता है कि हम उसका सामना करें। वो हृदय और सिंधु में समानता यह है कि दोनों में समान रूप से क्या उठा है, ज्वार। ज्वार का मतलब बताया था मैंने, उत्साह साथ में उठा है। दोनों में लहरों रूपी यौवन का ज्वार मचला है। लहर रूपी मैंने जिस प्रकार हमारे दिल के अंदर उत्साह हो गया कि नहीं अब हमें इसका सामना करना है, उससे डट कर सामना करना है, उसे हरा देना है, उसी तरीके से सागर में भी एक बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहर उठती है। अब इसका थर्ड क्या है, जब जीवन में तूफानों का प्यार मिले तो क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा ऊपर ही पढ़ा था हमने कि जब कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, जब उनका तूफान जब हमारे सामने आ रहे हैं, तूफान यानी जब हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं तो हमें पीछे नहीं, निराश होकर बैठना नहीं, हताश होकर बैठना नहीं है, हमें उसका क्या करना है, उसका सामना करना है, ताकि हमारी जो गुण है, हमारी जो क्षमता है वो बाहर आ सके। तो इसका आंसर यही है कि जो भी विषम परिस्थितियां आ रही हैं, विषम परिस्थितियां नहीं, जो भी कठिनाई वाली परिस्थितियां आ रही हैं, उनका हमें क्या करना है, सामना करना है, अपने अंदर के साहस और गुणों को निखारने के लिए। ठीक है, अपने अंदर के जो भी हमारा साहस है, सहने की क्षमता है, जो हमारा गुण है, उन सबको निखारने के लिए हम क्या करना है, तूफानों का सामना करना है। फोर्थ है ये हमारा, कवि सागर को क्या समझाना चाहता है। कवि सागर को यही समझाना चाहता है कि जिस तरीके से तुम्हारे अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये मनुष्य को पता है, ये नाविक को भी पता है। नाविक को मनुष्य के मतलब वहाँ पे तोला गया है, जो नाविक है वो मनुष्य ही बताया गया उन्होंने, कवि ने। नाविक को ये तो पता है कि हाँ तूफान चल रहा है सागर के अंदर और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, फिर भी वो अपनी पतवार वहाँ पे रख रहा है, वो सागर में डाल रहा है ना अपनी पतवार वहाँ चलाने के लिए। मतलब ऐसी मनुष्य को भी पता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, फिर भी हम पीछे न हटकर उसका सामना कर रहे हैं, डट कर सामना कर रहे हैं, ताकि हम उसको सफलता से प्राप्त कर सके, उस चुनौतियों को हरा के अपनी सफलता को प्राप्त कर ले, अपनी क्षमता को पहचान सके। कवि सागर को क्या समझाना चाह रहा है कि तो उसको ये पता है कि तुम्हारे अंदर क्षमता उतनी है जितनी एक मांझी में है। मांझी मतलब उतनी है जितनी एक मनुष्य के अंदर है, क्योंकि अगर इतनी क्षमता ना होती, अगर जीवन के अंदर अगर मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती तो वो चुनौती का उससे पीछे हट जाता। और वैसे नाविक भी क्या करता, अपनी पतवार को कभी भी मतलब कि समुद्र के अंदर या सागर के अंदर मतलब कि चलाने के लिए उतरता ही नहीं, वो पहले ही हट जाता कि इतनी ऊंची ऊंची लहरों को देखकर। इन दोनों को पता है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, तूफान है बहुत बड़े बड़े, फिर भी हमें क्या करना है, उसका सामना करना है।
है ना, अपनी नाविक समुद्र में लेकर उतरता है। जब उसकी सांसें चल रही हैं, वो क्या करता है, वो कभी भी रुकता नहीं है नाव को चलाते हुए, बस वो चलाता ही रहता है, चलाता रहता है, जब तक उसके अंदर सांसें हैं वो चलाता रहता है। ऐसे मनुष्य के अंदर जब तक सांसें हैं, उसके सामने अगर चुनौतियां आ रही हैं तो हमें उसका सामना करना चाहिए हमेशा डट कर उसका। ठीक है, अब इसका लास्ट है, ये इसका देखते हैं क्या है। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है। जो हमने पूरा काव्यांश पढ़ा उसका मूल भाव क्या है, इससे हमें मेन यही सारी बातें समझ आती है कि अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी कठिनाई आती है, चाहे वो कितनी बड़ी हो या छोटी हो, हमें इसका सामना करना चाहिए और वो हमारे गुणों क्षमताओं को निखारता है और हमें कभी भी उनसे मतलब कि पीछे नहीं हटना चाहिए। यही प्रेरणा देते हैं हमें, चुनौतियों का, तूफानों का सामना करना चाहिए। वो हमें हर मतलब कि कोई अगर एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो हमें एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उससे डरना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें परिश्रम, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि उसमें हमें सफलता मिले। इसी तरीके से अगर हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आई हैं तो उसका हम सामना करेंगे और उसके अंदर हमें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे तूफानों की ओर अपनी हम अगर नाव घुमा देगा नाविक तो उसको भी सफलता जरूर मिलेगी, उससे डरना नहीं चाहिए। यही इसका क्या है, हमारा इसका सार है, इसका मूल भाव है। ठीक है, अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों को दें। वो हमारा क्या था, काव्यांश था और ये आपतित गद्यांश है। ठीक है, दो आते हैं ये ऐसी, इसी तरीके से आपके एकदम एग्जाम में आएगा और आपको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन भले चेंज हो सकते हैं लेकिन आप अगर समझ के पढ़ोगे तो पक्का आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इसको गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या के बारे में बताया, जो बढ़ रही है जनसंख्या उसी की प्रॉब्लम है ये। जनसंख्या के समाधान के लिए अनिवार्य है कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लाई जाए। इसके लिए सर्वप्रथम जन्म दर में कमी लानी होगी। अगर हमें जनसंख्या को कम करना है तो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया है कि क्या करना होगा, हमें जन्म दर में जो शिशु का जो जन्म हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है, उसमें हमें क्या लानी होगी, उसमें कमी लानी होगी। जब भी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो कम हो पाएगी। इसके लिए लड़के तथा लड़की के विवाह योग आयु बढ़ानी होगी। देरी से विवाह करने से बच्चे जो होंगे वो कम होंगे। जैसे कि अगर छोटी उम्र में अगर लड़के लड़की की शादी कर दी जाती है तो ऐसा हो, पहले ऐसे देखा जाता है, पहले बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे। अगर पहले हमारे मम्मी पापा या दादा दादी को देखोगे तो उनके काफ़ी सारे बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो शादी थी वो काफ़ी बच्चे में ही करवा दी गई थी बचपन में, जिस वजह से उनके बच्चे काफ़ी सारे हो जाते हैं। लेकिन आज जब 18 वर्ष से ऊपर या 21 वर्ष से ऊपर जब हम शादी करेंगे या शादी करवाएंगे अपने समाज में सुधार लाने के लिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे कम ही होंगे, 1 या 2 होंगे। और उन्हें शिक्षित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी के अंदर शिक्षा नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो वो बच्चों की मतलब रेलगाड़ी लगाते रहेंगे। 18 वर्ष से पूर्व होने वाले विवाह कानूनी रूप को रोकना होगा, है ना। अगर 18 वर्ष से अगर कम नीचे वाले बच्चों की अगर शादी हो रही है तो उनको हमें रोकना होगा। और किसको कानूनी रूप देना होगा, जो 18 वर्ष से ऊपर से जो पूर्व हैं उनको। आत्म संयम तथा परिवार नियोजन के साधनों से भी जन्म दर में कमी ला सकते हैं। शिक्षा के अधिक प्रचार से भी हम लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताकर कम करने के लिए शिक्षा दे सकते हैं। कोई अगर हम शिक्षा का अधिक प्रचार करेंगे और मतलब कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन्हें बताएंगे कि अगर छोटा परिवार रहेगा तो काफ़ी सफल रहेंगे, जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आएंगी किसी को, ये हम उन्हें बता सकते हैं। लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनका जीवन ऊंचा मतलब स्तर जो उनका ऊंचा उठाया जा सकता है। जन्म दर में कमी आ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ से। जनसंख्या की गुणात्मक समस्या को सुलझाने के लिए ज़रूरी है कि देश का आर्थिक विकास हो। ठीक है, इसके लिए देश के प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग करते हुए कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए। अगर हमें कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में अगर हमें उत्पादन में मतलब बढ़ोतरी करनी है तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। अतः सभी जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है कि जनसंख्या नियंत्रण कर देश की सुखी और समृद्धि बनाने का सहयोग दें। जो मतलब कि जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका क्या काम है, वो आगे और लोगों को समझाएं, जागरूक करें कि मतलब कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारा ही नुकसान है, उससे संसाधनों का भी हास होगा। और अगर जनसंख्या कम रहेगी, हम उन संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भी होते हैं, जल हो गया, प्राकृतिक ईंधन हो गया, इन सब का अगर हम ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मतलब अच्छा लाभ उठाने को मिलेगा इन सब का।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जनसंख्या की वृद्धि दर कम करने के लिए 2 उपाय बताने। सबसे ऊपर जो पैरा पढ़ा था हमने उसी के अंदर से ये आंसर होते हैं। तो उसमें से आप देख सकते हो वहाँ क्या लिखा था एक कि हमें जन्म दर में कमी लानी पड़ेगी और जो अनावश्यक जो बच्चे होते हैं जैसे कि 1 या 2 या 3 इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो वो ये जो अनावश्यक जो बच्चे ना पैदा कर सकें, अगर हम शिशु की जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाएंगे तो क्या होगा, इससे जो अनावश्यक जो बच्चे पैदा होंगे उसमें कमी आएगी और वृद्धि में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो कम होगी। और जो स्त्रियों को क्या पहले मानते थे लैंगिक श्रम, उनको बस ये माना जाता था कि उनका क्या काम है, स्त्रियों का सिर्फ बच्चा पैदा करना और कुछ काम नहीं है। तो इस विभाजन को हमें कम करना है और लोगों को शिक्षित करना है। सबसे मेन क्या है, शिक्षा देनी है लोगों को, उनको प्रचार करना है कि अगर हम बच्चे पैदा कम करेंगे तो इससे क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि कम होगी और इससे संसाधनों का ह्रास जो है वो कम होगा, उनका हनन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? लोगों को समाज उपयोगी अंग बनाने के लिए। अगर वो शिक्षित होंगे लोग तो क्या उनको क्या माना जाएगा, एक उनका जो जीवन स्तर है वो एक ऊंचा उठ जाएगा, उनको क्या समाज का एक उपयोगी अंग माना जाएगा। जो अनएजुकेटेड जो पर्सन होते हैं उनको क्या माना जाता है, इस समाज का हिस्सा ही नहीं है, उनको हमें तो हर बात पर इग्नोर मारा जाता है। अगर जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो शिक्षित लोग होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, कहीं पर भी आगे सुना जाता है। लेकिन जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको तो ऐसे धक्के मार के भगा दिया जाता है। इसलिए उनको समाज का जो उपयोगी अंग बनाने के लिए उनको शिक्षा जरूरी है। अब थर्ड क्या है, जनसंख्या की गुणात्मक समस्या कैसे सुलझाई जा सकती है। अभी पढ़ा था हमने कि अगर आर्थिक विकास होगा तो ही सुलझाई जा सकती है जनसंख्या की गुणात्मक समस्या। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, आर्थिक विकास करके क्या गुणात्मक समस्या को सुलझाया जा सकता है। अब क्या है, देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, ये भी अभी उसी का, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमारे कहाँ से होते हैं, जो हम वो जो गद्यांश पढ़ते हैं उसी के अंदर से हमें अच्छे से उसे पढ़ना चाहिए, फिर वहीं से वो आते, उसी के अंदर से हम लिख सकते हैं। तो आर्थिक विकास कैसे होगा, जब हम जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो उपयोग है हम अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, संसाधनों का जो अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे। और जो कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में अगर हम उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, वैज्ञानिक तरीके से उनको अपनाना पड़ेगा। फिर कृषि और उद्योग के क्षेत्र में क्या होगा, उत्पादन का विकास होगा। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जो इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और उसी में संधि विच्छेद समास शुद्ध कीजिए, जो भी हमारा ग्रामर का जो पार्ट है ना, वो जो 13 क्वेश्चन आता है उसी के अंदर होता है ये। तो पहला देखते हैं इसके अंदर क्या है, संधि विच्छेद करना है हमें। ठीक है, संधि जिसको अच्छे से आते हुए वो कर सकते हैं, स्वागत और देवेंद्र का। ठीक है, तो पहले स्वागत का क्या कर सकते हैं, देखो पढ़ने में हम कभी स्वागत नहीं पढ़ते हैं, हम स्वागत पढ़ते हैं। तो जो हमारे जो बोलने के तरीके में जो वर्ड यूज होता है ना, उस हमें संधि विच्छेद में वैसे ही लिखना होता है। देखो सु प्लस आगत क्या बन गया हमारा, स्वागत। और देवेंद्र में क्या बन गया, देव प्लस इंद्र आ रहा है यहाँ पे बीच में, इंद्र में क्या आ रहा है, एंद्र आ रहा है ना, तो ई बन गया वो, तो देव प्लस इंद्र तो हो गया, इन दोनों को संधि विच्छेद हो गया। अब क्या करना है, विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। विग्रह यानी क्या होता है, उन्हें तोड़ते हुए मतलब उनका समास का नाम लिखना है। ये समास से आया है, इसमें समास का नाम और उनका विग्रह भी करना है हमें। ठीक है, क्या दोनों, एक है दश आनन, एक है नर नारी। ठीक है, दश मुख वाला रावण, तो इसके अंदर कौन सा समास है हमारा, बहुव्रीहि समास। जो बहुव्रीहि समास कहाँ लगता है, जहाँ पे किसी की विशेषता को बताया जाता है। जैसे कि 10 मुख वाला आनन, उसके 10 मुख हैं, तो वो कौन है, रावण हो गया। 10 मुख वाला रावण होता है, तो किसी की एक की मतलब विशेषता बताई जा रही है ना, तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा, बहुव्रीहि समास लगता है। और नेक्स्ट क्या हमारा, नर और नर नारी, इसके अंदर हमारा द्वंद्व समास लगेगा। देखते हैं, वही लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है और उसके अंदर क्या लगेगा, द्वंद्व समास आएगा। और नर नारी है तो नर और नारी, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, मम्मी और पापा। और इसी तरह जहाँ पे और या का जहाँ पे ज़्यादा प्रयोग होता है ना, जिन दो शब्दों के बीच में, रात और दिन, जो भी जहाँ पे और या का वर्ड का जो यूज़ होता है, वहाँ पे हमारा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अब हमारा थर्ड क्या है, अभी उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, पहले ये बताऊं मैं आपको कि जो उपसर्ग होता है उसमें क्या होता है,
जो भी वर्ड जो अभी, जैसे अभी से बनाना है, तो जो वर्ड आगे आ रहा होता है ना, उससे जो हमें शब्द बनाना है वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय मतलब जो पीछे आ रहा होता है, जैसे ऐतिहासिक, इक में जो ई आ रहा है ना पीछे, ई से जो शब्द बनेंगे वो क्या होंगे, प्रत्यय होंगे। जो आगे वाले जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे आगे अभी, तो वो क्या होंगे, हमारे उपसर्ग। और जो पीछे होगा, तो मान से बनाना हो कोई शब्द, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बनाना है, अभी से शब्द बनाना है। तो हम अभी से काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सिर्फ अभिभावक, यहाँ पे हम अभिभावक लिखा है, तो हम यहाँ पे अभिमान लिख सकते हैं और अभिज्ञान लिख सकते हैं। जिसके भी आगे हम अभी लगा के जो वर्ड बना सकते हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या है। हरि समाचार पत्र पढ़ता है, कर्ता करक छांटिए। इसके अंदर हमें कर्ता करक छांटना है, ये वो है कर्ता करक, इसके अंदर छांटना है। तो इसके अंदर जो हमारा कर्ता है, जो कर्म हो रहा है वो क्या है, इसका आंसर ये नहीं, इसका अंदर क्या है, आंसर पढ़ना है। जो कर्ता, जो कर्म हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे कर्म क्या हो रहा है, पढ़ता है। हरि समाचार पत्र पढ़ता है, तो पढ़ना है वो एक कर्म है, तो वही यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पढ़ना। जो हरी जो पढ़ रहा है वो क्या है, हमारा करता है। अब फिफ्थ क्या है, मैं बाजार गया और फल सब्जी खरीद लाया। सरल वाक्य में लिखे। सरल वाक्य यानी जो वो होते हैं जो हम नॉर्मल शब्द का जिसमें यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे और आ गया, या आ गया, इन सबको हम छोड़ के जो सिंपल से जो लाइन हमारा एक मतलब कि पंक्ति बन जाए, वहाँ पे क्या होता है, हमारा सरल वाक्य होता है। जैसे मैं बाजार गया और फल ले आया, तो हम इसमें से और हटा देंगे, ये और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैं बाजार से फल और सब्जी खरीद लाया, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल हो गया। तो वही हमारे क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। जहाँ पे और या का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पे हमारे सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आकाश पाताल एक करना, अंग अंग मुस्कुराना। किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। ये हमारा मुहावरे है, इन दोनों में से आकाश पाताल एक करना या अंग अंग मुस्कुराना में से किसी एक का हमें क्या करना है, उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे आप इसको जैसे आपको ये पता ही चल रहा है, आकाश पाताल एक करना मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत मेहनत वाला काम हो रहा है। जैसे कि इसके अंदर ये भी हो सकता है ना कि मतलब खून पसीना एक करके मैंने ये काम करा, उसी तरीके से जैसे कि कोई भी, जैसे हम लिख सकते हैं मोहन ने आकाश पाताल एक करके 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाया। कुछ भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या है, सूरज ने इंजीनियर पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, है ना। कोई भी हम वर्ड मतलब कोई भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी लाइन बना सकते हैं। अब ऐसे अंग अंग मुस्कुराना, अंग अंग मुस्कुराने हम खुश हो रहे हैं, इसके अंदर खुशी से रिलेटेड कोई भी। जब मोहन परीक्षा में प्रथम आया तो उसका अंग अंग मुस्कुराने लगा, तो वही मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो इसका अंग अंग मुस्कुराने लग गया। तो ये आपको, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ग्रामर काफ़ी ईजी होती है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्द युगम का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना हमें। आदि और आदि में देखो, बोलने में ये दोनों शब्द एकदम एक जैसे लग रहे हैं कि एक में बड़ी ई की मात्रा है, एक में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, एक आदि और एक आदि है। इस आदि का ज़्यादातर आप प्रयोग कहाँ पे करते हो, जहाँ पे हम एक्सेट्रा वर्ड लगाते हैं, वहाँ पे हम इस आदि का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि वगैरह कह सकते हैं हिंदी में आप, वगैरह वगैरह से कहते हैं ना कि एक्सेट्रा जब हम इंग्लिश में लगा देते हैं, वो हिंदी में हम कहाँ लगा देते हैं कि जैसे कि फल सब्जी ये सब यानी कि आदि, हम आगे क्या लगाते हैं, उसके आगे आदि, आदि यानी वगैरह वगैरह, इस टाइप से। और ये वाला आदि क्या होता है हमारा, जब हम किसी चीज़ की हमें लत लग जाती है। जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी में उन दोनों को क्या हो गया था, उन दोनों को शतरंज खेलने की मतलब वो लत लग गई थी, मतलब वो शतरंज खेलने के मीर और मिर्जा आदि हो गए थे, उनके अंदर मोह लग गया था। तो कोई भी यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो क्या है, इस आदि, जो ये पहला वाला आदि है उसका क्या अर्थ है, वगैरह, एक्सेट्रा वाला वगैरह। और इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, जब कोई भी मिलती जुलती चीज़ें, चीनी पत्ती ये कोई भी राशन का सामान हो, वो एक्सेट्रा मतलब आदि, ये वर्ड का हम यूज़ करते हैं। जैसे क्या लिखा है, इस दुकान में चाय पत्ती, चीनी, चावल, दाल आदि अनेक वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, ये तो समझ ही आ गया होगा। और ये वाला आदि जो है हमारा लत लगने वाला आदि क्या है, वहाँ पे क्या होता है, जब किसी चीज़ की हमें आदत लग जाती है, आदत लग जाती है, वो इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। शराब का आदि व्यक्ति तपेदिक से ग्रस्त हो जाता है। वो जब कोई शराब का जो
शराब पीने का जब कोई आदी हो जाता है तो उसकी वही मतलब कि उसे बीमारियां होने लग जाती हैं काफ़ी सारी। तो ये दोनों समझ ही आ गया होगा। ये दोनों वर्ड जो आदि और आदि बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो एकदम अलग है। वही क्या होते हैं, हमारे युग्म शब्द होते हैं, मतलब कि इनका कॉम्बिनेशन है। इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन वर्ड कहते हैं। अब 8th देखते हैं। ये सारा हमारा 13 क्वेश्चन का ही पार्ट है। जो भी चल रहा है क्या है इसका, ये 13 के ही है। ये सारा ग्रामर जो आता है हमारे 13 क्वेश्चन में ही आते हैं सारे। वह छत पर से गिर गया। अब वाक्य को शुद्ध करना है। क्या करना है, हमें शुद्ध करना है। तो हम कभी भी आप बोलते हो तो हम कभी भी ऐसे तो यूज ही नहीं करते, वह छत पर से गिर गया। हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, वह छत से गिर गया या वो वहां से गिर गया। तो हम पर तो कभी लगाते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वह छत से गिर गया। तो वो क्या हो गया, हमारा शुद्ध वाक्य बन गया। ठीक है, वहां पे बच्चा यूज करा गया है, आप वहां पे वह यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, कृतज्ञ के और पाप के। कृतज्ञ वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि एहसान मानने वाला। वो मतलब कि किसी को अगर ने हेल्प करी है तो उस एहसान को मानेगा, उस पर किसी ने उपकार कराया तो वो। और कृतज्ञ का जो विलोम शब्द क्या होगा, कृतघ्न, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो अहंकार में रहता है वो। और जैसे पाप, पाप का जो विलोम शब्द क्या होगा, पुण्य, है ना, एक अच्छा एक बुरा, वही विलोम शब्द होते हैं। अब इसमें आउ से हमें क्या बनाना है, आउ से प्रत्यय बनाना है। जो आउ वर्ड होगा वो हमारा हमेशा पीछे आएगा। हमने उपसर्ग जो पढ़ा था, उपसर्ग से क्या होता है, वर्ड आगे से बनता है। अभिमानव पढ़ा था हमने, अभिभावक। इसे अभी से जो बनाएंगे वो आगे लगेगा, और जब हम आउ प्रत्यय जो वर्ड बनाएंगे वो पीछे लगेंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या वर्ड बना है, बनाऊं, पकाऊं, खाऊं, जाऊं। यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा आऊं लग रहा है। तो ये हमारे क्या वर्ड होंगे, हमारे प्रत्यय होंगे। ठीक है, आप 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 क्वेश्चन इस गद्यांश को पढ़ के सार लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि अगर आप जब आपकी ये क्वेश्चन पेपर में जब आता है, आपके एग्जाम में जब आएगा, तो आपको इसको जो गद्यांश दे रखा है जो एंड तक, उसको आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। सार में क्या होता है, जैसे सार क्या होता है, समरी। तो उसके अंदर जो आपने पढ़ा है, जो अगर आपने इतना बड़ा पैरा पढ़ा है तो उसको आपको शॉर्ट में करके लिखना होता है। जो आपने समझा है उसको लिखना होता है, उसको अपने वर्ड में लिखना होता है। अपने जो समझा अपने वाक्यों के अंदर लिख दिया आपने, वो उसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इसी में से कुछ छोटा छोटा कर दोगे ना तो आपको आंसर नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इसे पढ़कर अपने वर्ड में लिखोगे, जब आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें जैसे आपने पढ़ा, ये जो अगर आप पढ़ोगे इसके अंदर से जो मेन पॉइंट आएंगे, जो आपको लगेगा हाँ इसको लिखना जरूरी है, आप उसको लिखोगे और अपने वर्ड में लिखोगे। लेकिन उसे क्या करना है, हमें छोटा कर देना है, वही होता है सार। तो इसको आप ऐसे खुद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इसको वही देखो, इतने मतलब इतना बड़ा था, अब हमने इसको इतना सा कर दिया, और इसको अपने वर्ड में लिखना है। कभी भी बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखना। ठीक है, हमेशा सार को क्या करना है, हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 क्वेश्चन में भी मतलब पत्र वगैरह हैं। जो हमारा 15 क्वेश्चन जब आ जाता है वहाँ पे हमारे पत्र आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन में निबंध निकलने के नहीं आता है। मतलब ये 13 क्वेश्चन समझ लो आपका ग्रामर पार्ट आ जाता है। बाकी जो ऊपर का रहेगा उसके अंदर आपके जो बुक से क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आएंगे, और बाकी में आपका ग्रामर आएगा। ठीक है, 15 में क्या है, जो पत्र आपको पता है पहले 2 तरीके से होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को हमें पत्र लिखना है। तो हमारा कौन सा पत्र है, यह हमारा औपचारिक पत्र है। ठीक है, जब हम औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं, जब हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, और जैसे हम जल बोर्ड को लिखेंगे, अपने मतलब प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लिखेंगे। हम किसी भी मतलब कि संस्था में अगर हम कभी पत्र लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा कौन सा पत्र होता है, वहाँ हमारा औपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है कि जब हम अपने रिश्तेदार में लिख रहे हैं, रिश्तेदार में मतलब कि जैसे रिलेटिव में लिख रहे हैं, उन्हें किसी को बधाई देने के लिए, किसी का जन्मदिन है हमने उसको बधाई पत्र लिख दिया। और अगर किसी का कोई कहीं किसी यात्रा पे जा रहा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है या कहीं घूमने जा रहा है, उसकी मंगल यात्रा के लिए उसे बधाई देते हुए पत्र लिख दिया। किसी को मतलब कि निमंत्रण करने के लिए, अपने जन्मदिन के लिए किसी को निमंत्रण करने के लिए उसको पत्र लिख दिया। तो वो क्या हो गए, हमारे अनौपचारिक पत्र हो गए।
ये हमारा औपचारिक पत्र। इसमें सबसे पहले वही इसका फॉर्मेट क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे, ये हमारा इसके नीचे आता है, इसके साइड में नहीं होगा, ये गलत प्रिंट हो गया। फिर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं सेवा में लिखने के बाद क्या होगा, नीचे जस्ट उसी के नीचे ये सारा हमारा किस हाथ पे होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड पे होगा। जो आपकी जो शीट मिलेगी उसकी जो लेफ्ट साइड होगी वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट में लिखना है, पहले सेवा में, फिर जिसको आपका जल बोर्ड, स्वास्थ्य अधिकारी या संपादक को पत्र लिखना है वो आपका उसी के नीचे चलता जाएगा। और आप किस मतलब इस शहर से हो, जैसे यहाँ पे सुभाष नगर लिख रखा है, दिल्ली लिखना है। फिर विषय, विषय लिखना काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वो लिखना सबसे जरूरी होता है। विषय हमारा क्वेश्चन में ही होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए संपादक को पत्र लिखना है, तो वही हमारा क्या बन गया, हमारा विषय बन गया। मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, है ना, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं मलेरिया फैलने की संभावना को रोकने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, आप ये भी लिख सकते हो, वो भी ठीक होगा। फिर महोदय डाल के फिर आपको अपना मतलब कि पत्र स्टार्ट करना है। तो अगर आप पत्र जो स्टार्ट करोगे, जो आपका जो पहले जो आपको ना पैरा में बांटना है, पहले जो आप जो पैरा लिखोगे उसके अंदर जो पहला जो पैरा होगा उसके अंदर आपको क्या लिखना है, जिससे रिलेटेड जो आपने पत्र लिखा है वो लिखोगे पहले। अगर संपादक को लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे कि मैं आपके समाचार पत्र द्वारा ये मतलब कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मच्छरों या डेंगू वगैरह की काफ़ी संभावना बढ़ रही है, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं और इस चीज़ के मतलब कि ध्यान आकर्षित करवाया जाए सरकार का। इस टाइप से आप मतलब कि अपना पत्र स्टार्ट कर सकते हो। तो यही पहले में आप वो मतलब कि परिचय दोगे, फिर उसके बीच में उसका कंक्लूजन दोगे, कंक्लूजन यानी उसका निष्कर्ष दोगे कि इसको ठीक कैसे करा जा सकता है। फिर आप एंड में उससे उनसे मतलब कि धन्यवाद कह के एंड में और अपना पत्र को समाप्त कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही होता है यहाँ पे। ये आपने लिख दिया, फिर धन्यवाद भवदीय काखा गा इसलिए लिखा जाता है। कभी भी हम पेपर में अगर नाम हमारे अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है तो हम नाम लिखेंगे। अगर उस पेपर के अंदर हमारे कोई भी नाम का यूज़ नहीं किया गया, हम वहाँ पे अपना नाम ना लिख के काखा गा का यूज़ करते हैं। फिर मंत्री मोहल्ले जो भी अगर हम जिसको लिखा है वो हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुसंगति को लेकर पत्र लिखना है। ठीक है, अपने छोटे भाई को, या हम अपने भाई को लिख रहे हैं तो कुसंगति मतलब जो भी मतलब कि उसकी जो संगति है वो खराब ना हो, बाहर गया तो उसको लेके हमें पत्र लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, परीक्षा भवन नई दिल्ली, इसके अंदर आपको डेट वगैरह लिखनी होती है। और प्रिय अनुज, यहाँ पे इस वाले पत्र के अंदर हमारा विषय नहीं आता है। यहाँ पे क्या आएगा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा और जो हमने पत्र लिखा है तो हमारा नाम सबसे लास्ट के अंदर एंड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुशल मंगल की पूछी जाती है इसके अंदर। जो हम अगर किसी को अपने रिश्तेदार को किसी बधाई पत्र लिख रहे हैं, धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं, शुभकामना पत्र लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि क्या आपके घर में सबको कुशल मंगल होगा, ये मैं आशा करता हूँ। इस चीज़ से, इस लाइन से वो स्टार्ट होता है। फिर वही आप उनको पहले बताओ जिस चीज़ के लिए आप पत्र लिख रहे हो, जिसके अंदर कुसंगति को लेकर था कि अगर तुम बाहर जा रहे हो, अब तुम्हें अकेले रहना है, तुम्हें अपने मित्र ऐसे बनाने हैं जो तुम पे गलत प्रभाव ना डालें, अगर वो कभी गलत भी है तुम उनको कभी मत अपनाना। इस टाइप से ये वाला पूरा पत्र लिखा जाएगा। ये हमारा पूरा ग्रामर पार्ट चल रहा है, तो इसके अंदर मतलब एक एक ऐसे करके बताऊंगी तो इसके अंदर ज़्यादा समझ नहीं आए, क्योंकि एज इट इज़ ये ऐसे उठ के नहीं आएगा। हर एग्जाम में हर किसी का अलग अलग आता है। ये निबंध जितने भी आए हैं आपको यहाँ पे, ये निबंध विद्यार्थी का अनुशासन, दहेज प्रथा का अभिशाप, ये जो भी है ज़रूरी नहीं आपके एग्जाम में यही है, और लेकिन फिर भी आपको देखना है। जो निबंध जो होते हैं हमारे वो हमें 300 शब्दों में लिखने होता है। निबंध में क्या होता है, हमें अपने तरीके से लिखने होता है। जो हमें लिखेंगे वो अपने वर्ड के अंदर लिखेंगे, अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे हम ज़्यादा। और निबंध को सबसे पहले जैसे हम पत्र लिखते हैं, पहले परिचय, फिर एंड में जो हम क्या बताएंगे उसका निष्कर्ष बताएंगे। तो परिचय को भी, वो निबंध को भी हम ऐसे ही लिखते हैं कि सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे, फिर उस जो परेशानियां हुई है उससे, जैसे दहेज प्रथा को लेके पहले उसकी बात लिखेंगे, दहेज प्रथा क्या है पहले वो बताएंगे हम परिचय में। फिर दहेज प्रथा से क्या क्या मतलब कि समाज में हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वो लिखेंगे। आपको जो निबंध लिखोगे उसके अंदर आपको थोड़ा इतना इतना करके पैरा चेंज करता जाना है। अगर आप पूरा एक ही लाइन से लिख दोगे तो आपका जो टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, वो आपके पूरे आंसर को काट देगा, क्योंकि वो इतना बड़ा देख के वो हमेशा काट देगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक अगर छोटा सा पैराग्राफ हो गया तो लाइन चेंज कर देनी है, आपको पैरा चेंज कर देना। इससे मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए निबंध में क्या करते हैं, तो पहले परिचय, फिर जो इससे प्रभाव आए हैं, जो इसके मतलब जो समाज में जो दुर्घटनाएं घट रही हैं वो सब आप लिख दोगे। फिर उसका आप एंड में क्या बता दोगे, लास्ट में उसका निष्कर्ष बता दोगे कि इसको कैसे सही करा जाए। आप अपनी राय दोगे निष्कर्ष के अंदर कि दहेज प्रथा को कैसे सही करा जाए, वो हो गया।
तो आपका जो पूरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। जितने भी क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के एग्जाम में, तो 16 के 16 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ये 3 पार्ट में वीडियो बनी है, 2 पार्ट की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और जो अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो उसका भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।